बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉस का जो हमारा 8th लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम पढ़े थे सैलरी वाला, उसकी जो रिमेनिंग ट्रीटमेंट्स होंगी उनको आज हम समझेंगे और ये हमारा सब लेक्चर 3 कहलाएगा। आज की जो हमारी ट्रीटमेंट है वो है प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। प्रोविडेंट फंड ये होता है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है या कंपनी है या गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है कि एक फंड जनरेट करती है, वेलफेयर फंड भी इसको कह सकती है, कि जब कोई जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो रहा होता है तो उस टाइम के ऊपर इस फंड में से उसको कुछ अमाउंट दी जाती है। अ फंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी जब रिटायर हो जाएगा तो उस रिटायरमेंट के टाइम पे इसको फंड या कुछ पैसे दिए जाएंगे, उस फंड को हम बोलेंगे प्रोविडेंट फंड। अब अगर वो शख्स उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी फैमिली होगी या जो लीगल हेयर्स होंगे उनको ये फंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी डेथ हो गया तो ये फंड जो है वो उसको नहीं मिलेगा। तो जो उसके हायर्स होंगे, जो वारिसीन होंगे या फैमिली होगी, उनको जो है ये फंड उतना ही मिलेगा जितना वो शख्स को मिलना था। तो प्रोविडेंट फंड ये हमने एक नजर ये देख लिया कि ये होता क्या है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेशन कैसे होती है। इसमें होता ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय की सैलरी में से भी कुछ अमाउंट डिडक्ट की जाती है। वो दोनों जो अमाउंट्स हैं उनको फिर एक किसी भी जो प्रॉफिटेबल स्कीम होती है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो वहां से कुछ उसका रिटर्न मिल जाता है। तो ये जो फंड होता है उसके अंदर ये सब सारी की सारी चीजें एक्यूमुलेट होती रहती हैं विद द पैस ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होता है कि रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर उसमें से कुछ फंड जो है, जिस जो एम्प्लॉय है जितना शेयर बन रहा होता है उसके ग्रेड के हिसाब से, स्केल के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से, तो उसको उतनी अमाउंट से वॉल्यूकेट कर दी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसकी पहली टाइप है कि गवर्नमेंट का अगर मेंटेन किया हुआ है, यानी कि कोई सरकारी इदारा है, उस इदारे ने इसको मेंटेन किया हुआ है प्रोविडेंट फंड को। उसके बाद प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको मेंटेन किया हुआ है लेकिन ये एफपीआर से अप्रूव्ड है, तो इसको हम बोलेंगे रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरा जो है वो ये है कि अनरिकग्नाइज्ड कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक तो मेंटेन किया होगा, दूसरा ये है कि एफडीआर से ये अप्रूव्ड नहीं होगा। इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है जो रूल्स के अंदर बताया गया है कि अगर ये सारी जो है वो चीजें पूरी होती हैं, ये सारे का सारा जो क्राइटेरिया एफपीआर ने सेट किया हुआ है, अगर वो पूरा होता है, मीट विद करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो प्रोविडेंट फंड होगा वो रिकॉग्नाइज्ड होगा, अदरवाइज वो अनरिकॉग्नाइज्ड होगा। अभी हम कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो हम टैक्स ट्रीटमेंट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारी हमें डिफरेंट चीजें जो है वो मिलेंगी इसके ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 होंगे, गवर्नमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड है और अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब कंट्रीब्यूशन की जैसे मैंने बात की उसको समझते हैं। उसके लिए एक ये टेबल बनाया गया है जिसके अंदर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर आइटम्स के अंदर मैंने लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एंड रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। यानी कि इस फंड के अंदर एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, उतनी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट की जाएगी, फिर ये प्रॉफिटेबल कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे, वहां से इंटरेस्ट आएगा, यहाँ में प्रॉफिट आएगा, वो भी इसी जो अकाउंट होगा इसी फंड के अंदर डाल दिया जाएगा। और रिसीट ऑफ क्यूमुलेटेड बैलेंस यानी कि वो बैलेंस होगा जो कि एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगा इसी फंड में से। अब टैक्स की ट्रीटमेंट के लिहाज से हमने इसको कैटेगराइज करना है, गवर्नमेंट का है, रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो पहले हम चलते हैं कि गवर्नमेंट वाला जो कॉलम है इसको देखते हैं। अगर तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो जो अमाउंट होगी उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी टैक्सेबल सैलरी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि वो अमाउंट उसको पे कर दी जाती है। इम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें तो उसकी अमाउंट, गवर्नमेंट का अगर प्रोविडेंट फंड होगा तो एग्जाम्प्ट, कोई ट्रीटमेंट नहीं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड कोई ट्रीटमेंट नहीं, रिसीट ऑफ क्यूमुलेटेड बैलेंस कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि अनरिकग्नाइज्ड वाला पहले देख लेते हैं। गवर्नमेंट का हो गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अनरिकग्नाइज्ड में ऑलमोस्ट सब जगह पे ये होगा कि इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट एग्जाम्प्ट। जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर किसी एम्प्लॉय को मिलेगा तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उसके ऊपर वो वाली अमाउंट जो है इसकी टैक्सेबल सैलरी में डाल दी जाएगी। लेकिन ये अनरिकग्नाइज्ड वाला बहुत रेयर चांस है कि हमें कहीं पे नजर आए।
नॉर्मली गवर्नमेंट का होता है, या फिर ज्यादातर रिकॉग्नाइज्ड हमें मिलता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, क्योंकि गवर्नमेंट का भी होता है वो एग्जाम्प्ट होता है सारा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब रिकॉग्नाइज्ड के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं है तीनों केसेस के अंदर। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे ट्रीटमेंट समझनी है। एम्प्लॉय ने कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट की है प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, प्लस अगर उसको डेयरनेस अलाउंस मिल रहा है तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। यानी कि बेसिक सैलरी जो उसकी है प्लस डेयरनेस अलाउंस। डेयरनेस अलाउंस क्या होता है? ये एक ऐसा अलाउंस होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये दिया जाता है, ये बेसिकली जो इन्फ्लेशन होता है उसको कवर अप करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। वैसे तो ये बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन बोनस उस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, फुली टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे इस ट्रीटमेंट के लिए खास तौर पर बेसिक सैलरी में डियरनेस अलाउंस को ऐड किया जाएगा, उसका 10% ले लेंगे, एक अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। फिर 1,50,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी लेसर अमाउंट होगी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, बाकी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरह से इंटरेस्ट क्रेडिटेड की बात जब आएगी तो इंटरेस्ट अगर उसको मिल रहा है 16% तक, यानी कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो वो 16%, 15 है, 14 है, 13 है, 10 है, एग्जाम्प्ट कर देना जितनी भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 16 से अगर ऊपर चला जाता है तो 16 तक तो एग्जाम्प्ट है, 16 से ऊपर जितना भी होगा, फॉर एग्जाम्पल उसको 20% मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 16 में से जो 20 का डिफरेंस है यानी 4% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 16 तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी 4% टैक्सेबल हो जाएगा। एक तो अमाउंट वो निकालेंगे, और अगर ये नहीं हमारे पास तो 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, इन दोनों में से जो लेसर होगा वो जो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। इसको अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, क्योंकि काफी सारी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। ऑलमोस्ट अगर हमें कोई न्यूमेरिकल आता है बीकॉम लेवल के ऊपर या बीबीए लेवल के ऊपर, तो ऑलमोस्ट ये हमें ट्रीटमेंट वहां पे देखने को मिलती है। तो इसको हम यहाँ एक इलिस्ट्रेशन की मदद से समझ लेते हैं। मिस्टर बी इज अर्निंग सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ, वही इलिस्ट्रेशन जो मैंने बेसिक ली हुई है उसी के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक जो है वो याद रहे, और उसके अंदर फिर हम जो है ट्रीटमेंट्स जो है वो एडअप करते चले जा रहे हैं। एंड एनुअल डियरनेस अलाउंस 1 लाख, he has made a contribution of 75,000 in recognized provident fund and the same amount has been contributed by employer, दोनों ने बराबर की अमाउंट वहां पे फंड में जमा करा दिया। प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड वाज 20%, उसकी अमाउंट कितनी थी? 30,000। कैलकुलेट हिज टैक्स, अगर ये ना भी दिया हो तो 75,000 दोनों की हम अमाउंट को जमा करेंगे, 1,50,000 हो जाएगा, और उसके ऊपर 20% हम लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट निकल आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि इसके सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन में हम समझाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, सेम बेसिक सैलरी आ जाएगा, डियरनेस अलाउंस इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 7 लाख की अमाउंट ये आ जाएगी। अब यहाँ पे हम डालेंगे प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने जो है वो 75,000 जो है वो इंक्लूड किया। उसके बाद हमारे पास आ रही है कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय 75,000। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, जो फर्स्ट वन है वो एम्प्लॉयर है, सेकंड वन जो है वो एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यानी कि आपने जो एम्प्लॉय लिखा है इसको एम्प्लॉयर कर देना है, जो एम्प्लॉयर है इसको एम्प्लॉय ट्रीट करना है। एम्प्लॉय ने जो ट्रीटमेंट जो फंड में जमा कराए पैसे वो 75,000। अब जो एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट आएगी उसमें हमने क्या देखना है कि इसको लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी 6 लाख जमा 1 लाख 7 लाख आ जाएगा, उसका 10% लेंगे तो हमारे पास 70,000 आ जाएगा। और दूसरी अमाउंट हमारे पास कौन सी थी? 1,50,000, उससे कंपेयर करना। 1,50,000 विच एवरेज लेस, अब 75,000 था उसमें से 70,000 हमारा माइनस हो जाएगा, यानी पहले हमने सबसे इंटरनल देखना है कि 70,000 में से और 1,50,000 में से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है? 70,000 था, उसको फिर हम इनर कॉलम में लिखेंगे। 70,000 को हम कंपेयर करेंगे 75,000 से जितनी उसने पेमेंट की हुई थी, तो 70,000 तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 5,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट कितना है? 20%। इंटरेस्ट क्रेडिटेड के अंदर जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे 20% हमारे पास अमाउंट कितनी थी? 30,000 हमने सामने लिख दी। इसमें भी हमारे पास दो चीजें आ रही थी कि 16% तक एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्प्ट अप टू 16%। कैसे निकालेंगे? 30,000 को उसकी अपनी परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये ऑटोमेटिकली हमें वो अमाउंट निकाल देगा जितनी एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, 16% वाली अमाउंट निकाल देगा। यानी कि गिवन
इंटरेस्ट को उसके इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करके 16 से मल्टीप्लाई कर देना। 24,000। दूसरी जो अमाउंट थी 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टियरनेस अलाउंस, हम 7 लाख का 1/3 ले लेंगे, वो आ जाएगा 2,33,334। इनमें से लेसर कौन सी है? 24,000। उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। 30,000 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। तो ये हमारी प्रोविडेंट फंड की जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जो डबल लाइक ट्रीटमेंट है, सबसे पहले जो वर्किंग है उसके अंदर हमने अमाउंट्स को चेक करना है, विच एवर इज लेसर वाले को इनर कॉलम में लिखना है। फिर हमने वो जो गिवन अमाउंट होगी उससे कंपेयर करके उतनी अमाउंट तक एग्जाम्प्ट करके बाकी अमाउंट को टैक्सेबल करते हैं। तो ये हमारी ट्रीटमेंट थी प्रोविडेंट फंड की। अब इसके अंदर हमारे पास आगे जो ट्रीटमेंट आती है वो है इसी से मिलती जुलती आती है, ग्रेचुटी या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ग्रेचुटी भी इसी तरह का एक फंड रखा होता है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो कि रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर उसको थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा दे दी जाती है उसकी सर्विसेज के बदले में। और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये है कि पेंशन अगर कोई शख्स नहीं लेता, वो कम्यूट करता रहता है, इकट्ठी करता रहता है, तो इकट्ठी फिर अमाउंट विड्रॉ करता है पेंशन की, तो उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है। इसी तरह से एन्युटी होती है, सुपर एनुएशन फंड होता है, मुख्तलिफ किस्म के फंड्स हैं। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की हमने ट्रीटमेंट देख ली, ग्रेचुटी है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फंड की जो ट्रीटमेंट है आप समझेंगे। ये भी तकरीबन मिलती जुलती होती है प्रोविडेंट फंड की तरह से। ये भी पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ सर्विस, और अगर नहीं डेथ हो जाती है तो फिर उसकी फैमिली को मिल जाती है। इसकी भी टाइप्स होंगी। गवर्नमेंट होगा, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। गवर्नमेंट का अगर फंड है, यहाँ कमिश्नर ने उसको अप्रूव किया हुआ है, जो इनकम टैक्स का कमिश्नर होता है, तो अगर उसने अप्रूवल दिया हुआ तो ये एग्जाम्प्ट होगा। इसकी कोई भी अमाउंट कहीं पे भी उसकी सैलरी के अंदर शामिल नहीं की जाएगी। अप्रूव्ड बाय दी एफबीआर, अगर उसको एफबीआर ने अप्रूव किया हुआ है तो एग्जाम्प्ट अप टू 3 लाख, यानी कि वो पहली वाली कैटेगरी में नहीं है। कमिश्नर ने भी उसको अप्रूव नहीं किया और गवर्नमेंट ने भी उसको गवर्नमेंट का भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर एफबीआर ने उसको अप्रूव कर ले एक सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर, तो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा 3 लाख तक। मतलब अगर ग्रेचुटी उसको मिली है 5 लाख, तो 3 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अनअप्रूव्ड है, जिस तरह से प्रोविडेंट फंड हमने देखा था अनअप्रूव्ड है, ये भी अनअप्रूव्ड है, तो ये होगा एग्जाम्प्ट अप टू 75,000 और 50% ऑफ द ग्रेचुटी विच एवर इज हायर। जैसे मैंने एग्जांपल दी, 5 लाख अगर उसको ग्रेचुटी मिली है तो 75,000 या 5 लाख का हाफ करेंगे, 2.5 लाख, 75,000 या 2.5 लाख में से जो भी हायर है, यानी कि 2,50,000 हायर है, तो हम उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि हो सकता है कि वो कहीं पहले भी सर्विस कर चुका हो, या उसको कहीं पहले से ग्रेचुटी मिल गई हो, या वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर रहा था, वहां से भी उसको पेंशन मिल रही हो। तो इस सूरत हाल में क्या करना है? ग्रेचुटी के लिए ये रूल है कि जो पहली दफा ग्रेचुटी मिल जाएगी उसके ऊपर ही ऊपर वाले रूल अप्लाई होंगे। अगर वो नेक्स्ट टाइम ग्रेचुटी ले रहा है तो फिर उसके ऊपर वाला कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, वो सारी की सारी कोई भी सिनेरियो होगा टैक्सेबल होगी। इस तरह से पेंशन के अगर उसको कहीं और से पेंशन मिल रही है तो जो हायर अमाउंट उसको मिल रही है पेंशन की, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, बाकी की जो है वो टैक्सेबल होगी। यानी कि पेंशन की नॉर्मली जो है वो ट्रीटमेंट एग्जाम्पशन के अंदर ही जाती है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पेंशन कहीं पे गिवन हो तो उसको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी होती। लेकिन अगर 2 पेंशन गिवन होगी तो हायर को एग्जाम्प्ट कर देंगे और जो कम वाली होगी उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ तक हमारी सारी की सारी ट्रीटमेंट्स थी सैलरी से रिलेटेड। कोशिश किया मैंने कि जितनी भी ट्रीटमेंट्स आती हैं उन सबको कवर करूंगे। जो 6 ट्रीटमेंट्स हमने पहले पढ़ी हैं, अकोमोडेशन की होगी, कन्वेंस की, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, ये ट्रीटमेंट्स इनकी थोड़ी डिफिकल्ट हैं, कम्प्लेक्स हैं, इनको आपने अलग अलग जो है जिस तरह से मैंने समझाया आपने याद रखना है। उसके अलावा जो एक सिंपल सा सिनेरियो था, कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट थी और कुछ चीज़ें टैक्सेबल थी, तो उसके लिए मैंने कि आगे एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मेट, आप इसको समझ लें कि कंप्लीट फॉर्मेट है सैलरी का। यहाँ पे अगर कोई पीछे कोई ट्रीटमेंट में कोई मिस्टेक हो गई या कुछ आगे पीछे चीजें हो गई हो तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस के अंदर चीजें यहाँ पे नजर आएंगी और यहाँ पे ट्रीटमेंट्स भी उनके सामने मेंशन होगी। तो अगर किसी का पिछला पिछला जो लेक्चर था अगर कोई मिस हो गया है, या अगर उसको किसी ट्रीटमेंट की समझ नहीं आई, या वहाँ पे कुछ कोई मिस्टेक अगर लग रही है या कोई चीज मुझसे रह गई है उस लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे वो चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी। बेसिक सैलरी है, बोनस, कमीशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, टियरनेस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, ये सारे के सारे जो टैक्सेबल होंगे। फैसिलिटी वगैरह का अगर उसको सब्सिडाइज कोई फैसिलिटी मिल रही है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। वही चीजें जो हमने पहले समझी हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो स्लाइड है उसके ऊपर लंच डिनर की फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑन रेट, टैक्सेबल, ओवर टाइम है, क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर अलाउंस, पेपर ऑफ अमाउंट पेबल, ये सारी की सारी चीजें जो है वो टैक्सेबल के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद
फिर हमारे पास आ रही है स्पेशल पे है, स्पेशल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि स्पेशल अलाउंस है वो एग्जाम्प्ट होता है। स्पेशल एडिशनल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस की ट्रीटमेंट हमने पढ़ ली थी, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। उसके बाद हमारे पास जो बच्चों के फीस का अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्रोजेक्ट अलाउंस, सीनियर पोस्ट अलाउंस है, ऑर्डरली अलाउंस, ये सारे के सारे टैक्सेबल है। अगर उसको कोई बिल रिम्बर्स होता है, ऑफिस यूज है एग्जाम्प्ट है, अगर पर्सनल यूज था तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एडहॉक रिलीफ जो अगर मिल रहा है टैक्सेबल है। लीव फेयर असिस्टेंस जो है वो टैक्सेबल है। फिर लोन की ट्रीटमेंट हमने सारी की सारी समझी थी, वो यहाँ पे सामने लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेंशन जो मैंने भी आपको ट्रीटमेंट समझाई है उसका यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगी। अकोमोडेशन की यहाँ पे डिटेल गिवन है, जो हमने ट्रीटमेंट की थी 45% एमटीएस बेसिक सैलरी वैल्यू, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद जो सीलिंग वगैरह है, अगर वो जो बिग सिटी के अंदर नहीं आ रहा, वो कोई स्मॉल सिटी के अंदर या मुफस्सल एरिया हमने पढ़ा था, उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे गिवन है। कन्वेंस की यहाँ पे ट्रीटमेंट गिवन है। उसके बाद जो कन्वेंस वगैरह की यहाँ पे ट्रीटमेंट सारी की सारी गिवन है। प्रोविडेंट फंड की है यहाँ पे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है तो वो एग्जाम्प्ट होगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी इसके अंदर। अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करें गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड के अंदर तो एग्जाम्प्ट होगा। अनरिकग्नाइज्ड है, रिकग्नाइज्ड है, ये सारी सारी जो ट्रीटमेंट है वो हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो यहाँ तक हमारा जो था ये लेक्चर था। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सैलरी वाला जो हेड है यहाँ पे समझ आ गया होगा। प्रोविडेंट फंड में शायद कोई मिस्टेक हो गई है, उसको आप लोग एक दफ़ा से ज़रूर देख लिएगा। यानी कि जो भी मैंने शेड्यूल लास्ट में दिया है उससे आपने टैली कर लेना है। अगर वहाँ पर मुझसे पहले पीछे कोई अगर मिस्टेक हो गया उसको समझाते एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिहाज से, तो आपने उसको टैली करके मैच करके रेक्टिफाई कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।